MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत के विषय पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी ने इस जिम्मेदारी के बाद उनको बधाई दी है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है और उनको अब बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बार फिर वो दिख रहा है कि हम जिन लोगों के आकलन करते हैं, जिन लोगों का अनुमान लगाते हैं, उन अनुमानों से इतर नितिन नवीन अचानक कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं और सीधे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई। बिल्कुल, और जैसे मतलब इंग्लिश में कहते हैं, राम पुलिंग रैबिट आउट ऑफ द हैट एंड दे हैव डन इट लाइक नेवर बिफोर। नितिन नवीन के नाम पे किसी ने कभी कोई बात नहीं की, कोई ना 3 में ना 13 में, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन नितिन नवीन पिछले 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं। उनका चुना जाना प्रधानमंत्री का स्टैंप है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। जो बात हो रही थी एक जनरेशनल चेंज की, वो दिखता है। हालांकि इससे कई नेता, कम से कम 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करियर ग्राफ हाशिए पे चला गया है, क्योंकि अब नई टीम बनेगी। अंडर 50 है नितिन नवीन, ये अपने आप में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण होगा। अब यह निर्णय नितिन नवीन शेयर करेंगे बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। साइड में बैठेंगे प्रधानमंत्री एक तरफ, दूसरी तरफ अमित शाह, उसके आगे राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ नितिन गडकरी। तो ये दर्शक सिर्फ इस दृश्य को सोचे, नितिन नवीन होंगे बीच में, और जब नितिन नवीन आएंगे तो सब कमरे में खड़े होंगे। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है और जो उसका जो डिसिप्लिन है, वो ऐसा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी कुर्सी सबसे बड़ी होती है, तो उनके आगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब होंगे। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी अगली पीढ़ी के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रही है। आरएसएस की तरफ से इतने लंबे दौर से यह कहा जा रहा था कि आप इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या? आप इलेक्शन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से जीत जाते हैं, लेकिन पार्टी का क्या? पार्टी का क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है? और राम, जैसे संघ को आप भी समझते हैं, संघ उस संस्था में से है कि 99 तक जाओ, अगर तब भी 100 नहीं पहुंच पा रहे हो तो वो दोबारा 0 पे जाने को तैयार रहती है, और संघ ने यही करा है। और इसमें प्रधानमंत्री का अप्रूवल मिला है। नितिन नवीन एक कुशल कार्यकर्ता तो हैं ही, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बहुत बड़े मंत्री थे, और उनका राजनीति में आना, नितिन नवीन का राजनीति में आना इंसिडेंटल था। उनके पिता का देहांत हुआ अचानक, वो अभी इंजीनियरिंग करके आए थे, उनको अचानक उनके पिता की सीट दी गई, वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन वो एक कुशल राजनेता है। अनुराग ठाकुर जब बीजेवाईएम 14 से पहले बीजेवाईएम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके सीधे हाथ थे नितिन नवीन। इसलिए मैंने कहा कि अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, और जो मेरी जानकारी अब बता रही है कि 14 जनवरी को उनको ऑफिशियली नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और उसके बाद 3 महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला के, यानी अप्रैल मई के महीने में बुला के उसको रेटिफाई भी कर दिया जाएगा, जैसे जगत प्रकाश नड्डा का हुआ था। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। नितिन नवीन, बिल्कुल ऐश्वर्या, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, और थोड़ा सा दर्शकों की सुविधा के लिए समझना भी चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी चौंकाती रही है। बीजेपी ने पहली बार नहीं चौंकाया, अक्सर चौंकाया है। मुझे याद है उमा भारती को जब हटाया गया, बाबूलाल गौर को लेकर आए और अचानक शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर होंगे, यह कहा गया। लोगों ने पूछा ये कौन है भाई शिवराज सिंह चौहान, ये कैसे लीड करेंगे, इन्होंने तो कुछ किया नहीं आज तक। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका कद और पद अभी क्या है। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, कि ये कार्यकारी अध्यक्ष सीधे क्यों बनाया है? ये लोग, दर्शक भी सवाल पूछेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना यह तय था, लेकिन बीच में ये कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए, क्या तारीखें खत्म हो रही थी, समय खत्म हो रहा था, इलेक्शन टाइम निकल रहा था? नहीं, इलेक्शन की प्रणाली ऐसी है और खड़मास शुरू हो रहा है जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में यह सब बहुत माना जाता है।
14 जनवरी को ही, इसलिए मैंने 14 जनवरी बोला, 14 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो अब ऑफिशियल प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया जाना होता है। वो सारी प्रणाली है, इलेक्शन प्रणाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें अभी टाइम नहीं था। और हमने ये भी देखा है कि जगत प्रकाश नड्डा को भी राम पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। मुझे पता है मध्य प्रदेश से आपका एक खास लगाव मेरा, उदाहरण सीधे याद आ जाते हैं कि कोई नया चेहरा दिखता है। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान कौन है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कहां है ये जरूर पूछेंगे राम, क्योंकि उनका भी नाम चल रहा था, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा था। लेकिन एक यंग, डायनामिक, आइडियोलॉजिकली रूटेड जिसे कहते हैं, डीपली कमिटेड नितिन नवीन, जिनका राजनीति में एंट्री एक्सीडेंटल हो सकती है, इंसिडेंटल हो सकती है अपने पिताजी के देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। और अगर मैं फैक्ट्स में गलत नहीं हूं तो यंगेस्ट एवर, जगत प्रकाश नड्डा भी युवा थे लेकिन इतने नहीं जी। ही इज अंडर 50, 46 टू बी एग्जैक्ट। 80 में उनकी पैदाइश है, आप लगा लीजिए 45 हुआ जी, 26 आ रहा है तो 46, 45-46 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से जोड़ के देखा जा रहा था राम कि वहां पे एक कुर्मी को बनाया गया है, तो एक अगड़ी जाति का एक ब्राह्मण चेहरा टू बी पुटिंग फैक्ट्स टुगेदर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बना सकती है। लेकिन नितिन नवीन को बना के एक बहुत लाइमलाइट में रहने वाले चेहरे नहीं है, कंट्रोवर्शियल चेहरे नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए भी नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा डायनामिक चेहरा सरकार चला रहा है, अमित शाह जैसा दिमाग उसको ड्राइव कर रहा है, उनको मतलब इंप्लीमेंट कर रहा है, जो भी प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं, तो पार्टी को शांति से मथना है, गूंदना है, जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे पार्टी को गूंदना है। तो उसके लिए नितिन नवीन जैसा आइडियोलॉजिकली डीप रूटेड पर्सन, ये बीजेपी ही सोच सकती थी, और आरएसएस का सपोर्ट और प्रधानमंत्री का फाइनल स्टैंप इस पे मुझे साफ दिख रहा है। बिल्कुल, सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं, लेकिन क्या बिहार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? क्योंकि वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट, वहां जेडीयू का स्ट्राइक रेट आपने देखा, हमने देखा, अप्रत्याशित है। विपक्ष को तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई सीधे ईवीएम में हाथ डाल के जो है जीत गए हैं। क्या नितिन नवीन ने वहां पे प्रूव किया है और वो एक बड़ा फैक्टर बना है इस सिलेक्शन के पीछे? राम, पॉलिटिकली स्पीकिंग बिहार का इलेक्शन ओवर हो चुका है। राजनीति आपने भी इतने वर्षों से कवर की है। राजनेता पीछे मुड़ के नहीं देखते, हार हो या जीत हो। राहुल गांधी के अलावा बाकी सारे राजनेता कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अगर बीजेपी जीती भी है तो वो भूत है, भविष्य उत्तर प्रदेश है। अगर ये सवाल, अगर नितिन नवीन की जगह कोई युवा नेता, कोई 4 बार का विधायक बीजेपी में, आप खुद सोचिए, 1 दर्जन नाम तो आपके मध्य प्रदेश से होंगे राम, जो 3, 4, 5 बार के विधायक होंगे, लेकिन नितिन नवीन ही क्यों? नितिन नवीन ही क्यों? तो ऐसे में, और अभी मैं पढ़ रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अभी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो, और आई एम जस्ट रीडिंग आउट, या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन पे सब जोर दे रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम नितिन नवीन को जानते हैं, हमने, जैसे मैंने बताया, हमने उन्हें युवा मोर्चा से, हमारे जो बिहार में वरिष्ठ साथी हैं प्रकाश जी, वो दिन में 2 बार उनसे बात करते हैं। हमारा महीने में कभी सोचा ही नहीं, तो जैसे बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कभी सोचा ही नहीं कि नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये मेरे को प्रकाश जी ने बोला, कभी हमने सोचा ही नहीं कि नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और ये बीजेपी की सोच है, और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि अपने दूरंदेशी में आपको भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल, 3 साल के 30 साल के लिए खड़ी करनी है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इससे बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ये बात कहते हुए कि हाँ, बीजेपी रिस्क लेती है और उस रिस्क के फायदे भी होते हैं। बीजेपी के अंदर का अनुशासन एक तरह का ऐसा है कि अगर कोई नेता सर्वसम्मति से चुना जाता है तो फिर उसका सपोर्ट भी उसी तरह से किया जाता है। मैं पढ़ता हूं आगे और बात करता हूं आज की महाभारत की, क्योंकि आज महाभारत है आतंक के खिलाफ, आज महाभारत है कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, आज महाभारत उस सोच के खिलाफ है जो चाहती है कि दुनिया बंदूक से झुकाई जा सकती है, जो ये सोचती है। आज महाभारत उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो धर्म देखकर, मैं कह रहा हूं कि धर्म देखकर लोगों को मारते हैं। कोई कितना भी कहे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यह बोलना पड़ेगा कि आतंकवादी अगर धर्म देखकर मारेंगे
तो फिर उनका धर्म क्यों नहीं देखा जाएगा और क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? ये तस्वीर जरा आप देखिए। जब जब ये दुनिया शांति की तरफ बढ़ती है, कुछ कट्टरपंथी ताकतें, कुछ रेडिकल ताकतें झकझोर कर रख देती। और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई। एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और उसी पैटर्न पर हुआ है जैसे हमास ने इजराइल में घुसकर किया, या मैं कहूं कि जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था। लेकिन इस बार यह हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बहुत ही शांत रहने वाले सिडनी में हुआ है। और टारगेट पर कौन है? टारगेट पर हैं यहूदी। ये यहूदी अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह जगह थी सिडनी का बॉन्डी बीच। उनका फेस्टिवल है हनुक्का। वो हनुक्का मना रहे थे, पहला दिन था त्योहार का, लेकिन अचानक गोलीबारी होने लगी। लोग जश्न मना रहे थे वहां पर, लेकिन आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कई लोग घायल हुए हैं, तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। खास बात यह है कि एक आम नागरिक ने हमलावर को पकड़ा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को अब हिरासत में लिया है। एक हमलावर की मौत हो गई है और दूसरा अभी गंभीर बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 2 तस्वीरें जरा देखें। यह 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीर और आज की सिडनी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ इजराइल पर हमला हुआ, यह बहुत ही विभत्स, बहुत बड़ा हमला था, निशाने पर इजराइल था। लेकिन इस बार यह भी नहीं कह सकते कि सीमा का विवाद है, यह भी नहीं कह सकते कि कोई दबाव है, इजराइल ने हमें दबाया तो हमने हमला किया। यह क्या कहेंगे? ये जो सिडनी में अटैक हुआ, ये तो फेस्टिवल मनाने वाले लोग थे, इनका किसी से कोई क्षेत्रीय विवाद भी नहीं है, कोई सरहद की बात भी नहीं है, लेकिन इनको टारगेट करके उनके फेस्टिवल के टाइम पर उन पर हमला किया जाता है। और अगर भारत होता तो अब तक एक गैंग ये कहता हुआ दौड़ पड़ता दोस्तों कि भाई पुलिस कहां थी, आपकी एजेंसियां कहां थी, ये हमला हो गया, सो रहे थे क्या? एक लिस्ट निकाल ली जाती कि कहां कहां पे चुनाव है, ये चुनाव है इसलिए हमला हो गया। ये पैटर्न है भारत। अब ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है, तब भी क्या यही पूछा जाएगा? यही पूछेंगे क्या? और अगर आप ये पूछने की हिम्मत रखते हैं तो मैं कहूंगा कि ये निकृष्टता की सीमा से परे है। ये हमला ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और 30 साल में सबसे बड़ी मास शूटिंग है। करीब करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। 1996 में हुआ था, अप्रैल 1996 में। तब वो नरसंहार जिसको पोर्ट आर्थर नाम दिया गया था और 35 लोगों की हत्या की गई थी। इसके बाद गन कंट्रोल कानून लागू हुए थे। लेकिन अब जो हमला हुआ है उस पर प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीच पर जो आतंकी हमला किया गया, एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि यह हालात दिल दहला देने वाले हैं। उन्होंने इसको आतंकी हमला कहा है। यह हालात बहुत ही भयावह हैं। मौके पर पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ है। उन्होंने लोगों के प्रति संवेदनाएं भी जताई हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारत की तरफ से जो कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आ गया है। सिडनी अटैक पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और कहा कि बॉन्डी बीच पर भयानक आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया है। यहूदियों के पर्व पर लोगों को निशाना बनाया गया। यह शोक की घड़ी है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुट होकर हम खड़े हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हर तरह से हम साथ खड़े हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ, वो हमला किया किसने? क्योंकि बॉन्डी बीच पर संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं। आतंकी हमले के एक शूटर की पहचान हुई है और इसका नाम है नवीद अकरम। नवीद अकरम। जैसे ही यह पता चला था कि यहूदियों के फेस्टिवल पर हमला हुआ है, पहला शक यही गया कि क्या यह गाजा, फिलिस्तीन, क्या यह इजराइल उसका बदला है? और उसका एक संकेत यहां से मिल रहा है। यह जरा देखिए, यह जो ड्राइविंग लाइसेंस है यह बरामद किया गया। इस शख्स का नाम है नवीद अकरम। यह मूल रूप से कहां का रहने वाला है, इसको लेकर अभी सवाल है। यह पड़ताल की जा रही है कि यह नवीद अकरम है कौन। यह देखिए किस तरह से गोलियां चला रहा है, खुलेआम यह गोलियां चला रहा है। और मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे आतंकवादियों से लड़ना है तो आप यह नहीं पूछ सकते कि सोल्जर कहां है।
आप ये नहीं सोच सकते कि पुलिस कहां है। आपको ऐसे लड़ना पड़ेगा जैसे एक बहादुर शख्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़ा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो शख्स जिसने बहुत से लोगों की जान बचा ली। ये देखिए जो सफेद टी शर्ट में शख्स है, उसको पूरी दुनिया ये कह रही है कि क्या बहादुर आदमी है भाई। ये देखिए, ये आम आदमी है, ये कोई पुलिस का जवान नहीं, निहत्था था, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, ये देखिए, ये चुपचाप गया, गले में हाथ डाला, घुटने पे झुकाया, हाथ से राइफल छीनी और उल्टा उसकी तरफ तान दी। वो तो मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिक वेपन था नहीं, इसमें एक ही राउंड था और एक राउंड उसने फायर किया और इसके बाद वो भी घायल हुआ। इस सोच से आपको लड़ना है तो ऐसे लड़ना पड़ेगा। ये सवाल आज सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि इस सोच को कैसे मारा जाए, इसको टारगेट कैसे किया जाए। सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको पहलगाम हमले की याद दिला देंगी। आप सिहर उठेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का मशहूर बॉन्डी बीच, जहां आमतौर पर सैलानियों की चहल पहल और समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, वहीं इस बार माहौल अचानक दहशत में बदल गया। हनुक्का पर्व के मौके पर यहूदी समुदाय के कार्यक्रम के दौरान अचानक फायरिंग की आवाजें गूंज उठी। समुद्र तट पर मौजूद हजारों लोगों में अफरा तफरी मच गई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और इनके हाथों में राइफल नजर आ रही है। ये हमलावर एक ऊंचाई वाले स्थान से आम लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, कुछ ही पलों में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच एक आदमी ने बेहद समझदारी और हिम्मत दिखाई। उसने एक कार के पीछे से हमलावर पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक छीन ली। हमलावर की बंदूक छूटते ही वो सरेंडर मोड पर आ गया। और भारी चीज सिर्फ 2 ही हो सकती है, या ग्रेनेड हो सकते हैं या एमुनेशन हो सकता है या मैगजीन्स हो सकती है। अदरवाइज वो बैग उस तरीके से लटकेगा नहीं, क्योंकि जब वो चल रहा है आप देखिए उसका बैग कैसे उसको ड्रैग करना पड़ रहा है, उसके वजन से वो उस साइड को झुका भी हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, दुनिया को बहुत ज्यादा इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि आपके टूरिस्ट स्पॉट्स अब अपने आप में टारगेट पर है। पहली बात, यहूदी हमेशा से टारगेट पर। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और 2 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में लिया, जिसमें नावीद अकरम के रूप में एक संदिग्ध आतंकी की पहचान हुई। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन ये घटना एक बार फिर उस सवाल को खड़ा करती है कि क्या दुनिया के बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले शहर भी अब पूरी तरह महफूज नहीं रहे। दरअसल ये हमला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दुनिया पहले से ही 7 अक्टूबर के इजराइल हमले के बाद उथल-पुथल में है। हमास के उस हमले ने न सिर्फ इजराइल गाजा युद्ध को जन्म दिया, बल्कि इसके बाद दुनिया भर में यहूदी समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई। इजराइल पर हमले के बाद यूरोप, अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया तक यहूदी धार्मिक आयोजनों और प्रतीकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। टूरिस्ट इलाकों को निशाना बनाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला, ये सभी पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं से मिलते जुलते नजर आते हैं। चाहे सिडनी का बॉन्डी बीच हो, इजराइल का 7 अक्टूबर या फिर पहलगाम का हमला, तीनों घटनाएं एक ही कड़ी की ओर इशारा करती हैं, जहां आम नागरिक, धार्मिक पहचान और भीड़ भाड़ वाली जगहें सबसे आसान निशाना बनती जा रही हैं। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक नए तरह के वैश्विक असुरक्षा के दौर में प्रवेश कर चुकी है? और क्या अब हर त्योहार, हर सार्वजनिक कार्यक्रम को हाई अलर्ट पर मनाना
मजबूरी बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेजर जनरल BG बख्शी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं। मेरे साथ इस वक्त अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त जितार्थ भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जो एडिटर हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साथ ही मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जितार्थ भारद्वाज जी, मुझे जरा बताइए कि इसको लेकर क्या इनपुट्स इस वक्त मिल रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि ये एक आतंकी हमला है। लेकिन टारगेट पर अगर यहूदी हैं तो इसके पीछे के मंतव्य क्या हैं, इनका मकसद क्या है? सही मकसद तो एक ही हो सकता है इसका, वो है दहशत फैलाना। ऑस्ट्रेलिया में ज्यूज कम्युनिटी को टारगेट करने का सीधा मतलब होता है इट्स एंटीसेमिटिज्म। वो एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर 50-60 हजार लोगों की कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं तो ये माना जाता है कि भाई आप उनको घर से निकलने में, अपने त्यौहार मनाने या कोई भी दूसरी एक्टिविटी करने से रोकने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने साफ तौर पे कहा कि हम ज्यूज कम्युनिटी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया का हर नागरिक, ऑस्ट्रेलिया का सारा रिसोर्स, उनकी सुरक्षा, उनको साथ खड़े रखने के लिए तैयार है और उसके लिए वो काम करेंगे। एजीओ के जो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसी है उसके और AFP ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस दोनों के ही अधिकारियों ने, सर्वोच्च अधिकारियों ने बताया है कि ये इन दोनों हमलावरों में से एक हमलावर उनको वो जानते थे। हाँ, वो हाई प्रोफाइल नहीं था कि वो कुछ एक्ट कर सकता है, मगर ही वॉज नोन टू द बोथ न्यू साउथ वेल्स पुलिस एंड AG ऑल्सो, जो उनकी लिस्ट में होता है जिस पे वो नजर रखते हैं, मगर वो आउटर पेरिफेरी में था। अब वो ये पता करने की कोशिश में लगे हैं कि वो आउटर पेरिफेरी में होने के बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे दिया। जो उन्होंने गोलियां बरसाई हैं उससे भी ज्यादा भयानक काम करने के लिए तैयारी उन्होंने अपनी कार में की थी, जिसमें IED लगा के तैयारी कर रखी थी कि एक बड़ा धमाका किया जा सके। शायद ये गोलाबारी खत्म करते तो वो अपनी गाड़ी को ले जाके बोंडाई में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लगातार, अगर आप देखें सड़क के पार 10-15 रेस्टोरेंट्स हैं जहां भीड़ लगी होती है। आज बेहद गर्मी का 30 डिग्री टेम्परेचर का दिन था, तो करीब 4-5 हजार आदमी वहां था। अगर वो बम धमाका हो गया होता तो क्या होता, क्या मंजर होता, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। शायद अगर कमेंटेटर एनालिस्ट की बात माने हम तो इसके होने का अंदेशा पिछले 1.5-2 साल से लगातार था। एजीओ के चीफ माइक बर्गस ने भी कहा कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी इस तरह के टेरर अटैक का संभावना 50-50 है। 50% चांस है कि कभी भी अटैक हो सकता है। अब इन लोगों की आइडियोलॉजी किस तरह की है, क्यों ये नफरत की इस तरह की दुकान यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी अपनी फैलाना चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण दुनिया से अलग है, जहाँ बोंडाई जैसा बीच है, जहां लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं, जहां लोग आनंद के लिए जाते हैं, वहां आप बंदूक लेके छोटे बच्चे, आपको बता दूं कि 12 लोग जिनकी हत्या की गई है उनमें से 2 माइनर्स भी हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं भरद्वाज जी आपके पास लौट कर। मेरे साथ मेजर जनरल बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब के पास में चलना चाहता हूं। बख्शी साहब, ये हमेशा कहा जाता है कि भाई आप किसी को टारगेट मत कीजिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो आप थोड़ा सा कड़वा हो, लेकिन कुछ बातें तो स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। कुछ बातें तो मानने का समय आ गया है कि आप कैसे इनको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। हर बार आप कह देंगे कि देखिए एजेंसी कहां थी, पुलिस कहां थी, कहां आपकी इंटेलिजेंस है। यह प्रश्न हमेशा उठाकर इन मामलों को हल्का किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के विषय में भी क्या यही कहा जाएगा? नहीं, देखिए ये एक बहुत घृणित कार्रवाई है। 12 निर्दोष लोग मार डाले गए हैं, जिनमें से 2 तो माइनर बच्चे हैं।
ये 2 शूटर थे और आप देख रहे हैं, आप बड़ा बखूबी दिखा रहे हैं किस तरह एक हिम्मत वाले नौजवान ने इसको अटैक किया, पीछे से इसे हथियार छीन लिया और बड़ा हादसा जो है वो टल गया। ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास कार थी जिसमें एक्सप्लोजिव लदे थे और ये कार्नेज बहुत बड़ा हो सकता था। जी देखिए, अब फिर वही कहानी आएगी सामने। भाई, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन क्या बात है कि हर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें मुसलमान जो मजहब के लोग उसमें जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो कि अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी है कि भैया जब तक हम खड़े नहीं होंगे, टिल वी स्टैंड अप एंड से कि साहब दिस इज नॉट, हम ये नहीं है, दिस इज नॉट अस, हम ये नहीं है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये घृणित कार्रवाई है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, खासकर मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी को। वो जो शरीफ मुसलमान लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हाफिज गुलाम सरवर, कुछ आपकी बनाना बात में कुछ चाहते ऐड हैं, करना they will चाहते have हैं। to speak up। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाफिज गुलाम सरवर जी, बोलना पड़ेगा या फिर जीडी बख्शी साहब जो बोल रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बोलिए। सरवर जी सुन रहे हैं क्या आप? आपको आवाज मिल रही है? बोलिए। लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। अगर मैं ऐड करना चाहता हूं मुमताज आलम रिजवी को। मुमताज आलम रिजवी जी, हाफिज गुलाम सरवर हमको सुन नहीं पा रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए। पहले अगर कोई कहे, हर चीज के जस्टिफिकेशन के तरीके आ जाते हैं। भारत में कोई हमला होता है तो पूछते हैं कि भाई कहां होम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी हमला हुआ, पूछा जाएगा कहां होम मिनिस्टर हैं, कहां प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये रटी रटाई चीज है, ये रटी रटाई चीज है। यह हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की सोच क्या है? क्यों एक धर्म देखकर लोगों को मारा जा रहा है, चाहे पहलगाम में हो या सिडनी में हो? बिल्कुल राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जीडी बख्शी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। वो बहुत सही बात कर रहे हैं और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं। लेकिन मैं उनको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं और हम भी बहुत मुतासिर हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए पाकिस्तान हो, जहां भी हो, हर जगह तो ऐसा नहीं कि आवाज़ उठाई नहीं जा रही या कहा नहीं जा रहा है। लेकिन जब अभी आप पूछते हैं सिक्योरिटी कहाँ है, ये कहाँ है, भाई तो आप मिलिट्री की अहमियत को नहीं समझते क्या? खुफिया एजेंसी की अहमियत को नहीं समझते क्या? क्या बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी लगती है उसको नहीं समझते क्या? अरे मुमताज आलम रिजवी, हम तो समझते हैं। आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे, हम आपका उसका भी सम्मान करते हैं। मुमताज आलम रिजवी, हम उसका भी सम्मान करते हैं। तो क्या आप ये कहें? एक मिनट मुझे बात नहीं, मुझे आप ये बताइए, भारत में जो आतंकी हमला हुआ उसके मॉड्यूल में डॉक्टर निकले, वो डॉक्टर जो रोज ओपीडी में बैठकर इलाज कर रहे थे सबका, अब उस पर क्या निगरानी रखे कोई? उस पे सारे लोग हर डॉक्टर की निगरानी रखने लगे तो कितने अधिकारी, कितना इंटेलिजेंस लगाएंगे? राम जी, इसी तरह इस हमले में भी जो शख्स है उनको जानते हैं, अभी बता रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के एडिटर। राम जी, पुलवामा में क्या था? कौन थे? पहलगाम में कौन थे? अरे सिडनी में कौन है सर? इसकी तो बात कर लीजिए। अरे आप लोग तो अभी कहने लगेंगे कि सिडनी में भी चुनाव है। मेरी बात सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को जीतना है तो वो हमला करवा रहे हैं। ये लॉजिक पुराने हो गए सर। पीछे खाई, एक मिनट आप, अरे अभी आप जिस खाई पे बैठे हैं उस खाई को तो बताइए, ये सिडनी वाले कौन है? ये क्यों यहूदियों को मार रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। वो गालिब का शेर है कि इमाम मुझे रोके है तो खैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ऐसे मोड़ पे लाके सवाल खड़ा कर देते हो। अरे भाई आप ये बताइए, जो डॉक्टर है उनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा है, आतंकवाद की कोई हिमायत नहीं कर रहा है। लेकिन ये सवाल कि चलिए हॉस्पिटल में आप न चेक कीजिए, लेकिन लाल किले तक कैसे पहुंच गया? आरडीएक्स 300 किलोग्राम कैसे आ गया?
सही बात। 3000 किलोग्राम अरे कैसे आ ये गया? सवाल किसने रोका? बात अभी देखिए, इनसे भी आप पूछा ऐसी जाएगा, बात क्यों बोलते अल्बनीज करते साहब हैं? से भी कि ये देखिए, बंदूक लेके यहाँ पे देखिए, कैसे आ सबसे गए, पहले ये जो विस्फोटक हमारे लेके यहाँ पे कैसे आ गए, इनसे भी पूछा जाएगा। सकते हैं, वो हर ताज़ियत जगह पेश पूछा करते हैं। जाता एक है, मिनट। लेकिन जो लेके आ गया उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी पे नहीं, काम कर रहा है, देखिए, और वो क्यों नफरत आइडियोलॉजी कर रहा हमने है? बहुत बारीकी से ये आपको इस हमने सवाल के समझाया। हल पे कोई नहीं जाएगा। देखिए एक बात देखिए, मुमताज आलम रिजवी साहब मेरे साथ शैलेंद्र सिंह बैठे हैं, वो ऐड करना चाहते हैं अपनी आपकी बात में, फिर मैं गुलाम सरवर साहब के पास भी जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 365 दिन में हमारी एजेंसियां हर दिन, हर पल, हर घंटे वो हमले रोकती हैं जो हम पर नहीं हो पाते, इसलिए उनकी कोई गिनती नहीं होती। जो एक हो जाता है उसके बारे में आप हाथ पकड़कर पूछ लीजिए बीएसएफ के अधिकारियों को, सीआरपीएफ के अधिकारियों को, आर्मी के अधिकारियों को, वहां पकड़ के पूछ लीजिए और 100 बार पूछिए, वो जिम्मेदार है। नहीं पकड़ रहा है। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उनकी बात जरा सुनिए। हमारा कहना ये है, मुमताज भाई 1 सेकंड लगाएंगे। कर्नल साहब जी, आप मेरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपकी तरफदारी नहीं, करूंगा। कर्नल मैं साहब, आपकी आपका स्वागत मैं है। आपकी तरफदारी करूंगा। मैं आपकी तरफदारी नहीं, अरे आप देश की तरफदारी कीजिए, हमारी सर मेरी बात सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात जो शायद आप कहना भूल गए, बड़े दुख की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का टेररिस्ट अटैक होना चाहिए, और वो भी उससे ज्यादा दुख की बात है एक फेस्टिवल। नहीं, मैंने कहा, मैंने नहीं, आपने नहीं कहा, मेरे को सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने सिर्फ ये बोला कि जनरल बख्शी ने जो कहा, आप जनरल बख्शी से एग्री करेंगे लेकिन अपने आप नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी आपने कहा ना कि हम हिमायत नहीं करते, आप हिमायत नहीं करते, वो तो मैंने सुन लिया। आप उसे कंडेम भी तो नहीं करने को तैयार हैं। उस हिमायत के बाद आप ये भी सवाल उठाने के लिए तैयार हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी। आपका कंसंट्रेशन सिक्योरिटी एजेंसी पर है या टेररिज्म पे है? भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, मेरे से बढ़कर मुसलमान आप हो नहीं पाएंगे। मैं अपनी रेजिमेंट का मुसलमान हूँ, आपसे ज्यादा मुसलमान मैं हूँ, मेरी रेजिमेंट है। आप कृपया कर ये मुसलमान वाली बात जो आप करने के बात कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। बोलिए इस लाइव शो के अंदर कि गंदा है वो मुसलमान जो इस तरह का काम करे। आप बोलने की ताकत रखिए। जो बात कर रहे हैं जनरल साहब वो यही कह रहे हैं, उठिए, अपने कॉन्शियस को जगाइए, इंसानियत को जगाइए। आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या किया। अरे पहलगाम में सिक्योरिटी एजेंसी ने क्या किया वो सेकंड बात है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप हिमायत तो कर ही रहे हैं जब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्यों आप में हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि वो मुसलमान गंदा है, वो अपने मुसलमान रीजन का गद्दार है, उस रिलीजन का वो है ही नहीं जो इस तरह का काम करे। आप और मुझे मिलकर सिर्फ ये बात करनी है, मेरे देश से एक ही आवाज उठनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पर अटैक नहीं हुआ है, इंसानियत पर अटैक हुआ है, मानवता पर अटैक हुआ है। और इस तरह की टेररिज्म हम दुनिया में एक डेफिनेशन के साथ चलते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो टूरिस्ट लोकेशन है वो हर बार कॉमन क्यों है। आप एक बात बताइए, ये टेररिस्ट अगर इतना जाबाज है तो ये जो हथियार है ये लेकर मेरी पोस्ट पे क्यों नहीं आता है? हिम्मत इसमें मेरी पोस्ट पर आने की। ये इस तरह की जगहों पर क्यों? क्योंकि ये कायरता है, ये मुसलमान का कैरेक्टर नहीं है। मान लीजिए मेरी बात और खुलकर कंडेम करिए। मुसलमान ही नहीं है, खुलकर भारद्वाज जी को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। खुलकर कहूं जी, मैं आ रहा हूं रिजवी साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर भी है, वो अपनी बात करना चाहते हैं। अवधेश जी है, लेकिन एक उसी को आगे पहले पढ़ा करूं कि साहब इस तरह से कंडेम होना है तो मैं वो पढ़ दिया करूं पहले, कंडेमनेशन, है ना, ताकि आपको यह एतमाद हो जाए, भरोसा हो जाए। भैया मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। बना के दे दीजिए, हम सब एक मत होकर ये क्यों नहीं बोलते? मुमताज आलम रिजवी देखिए भड़कने की बात नहीं है, देखिए भड़कने और नाराज होने की बात नहीं है। कंडेम कैसा होता है बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं, मैं कंडेम बताता हूं कैसा होता है, कैसे करते हैं इसकी भत्सना। अवधेश जी मेरे साथ हैं, अवधेश जी बताएंगे। मैं भारद्वाज जी के पास चलना चाहता हूं, लेकिन मैं बताता हूं मुमताज आलम रिजवी कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि आप जब किसी की आलोचना और किसी की भत्सना करते हैं तो उसका जब सबसे बड़ा लीडर हमास का मारा जाता है तो उसकी तस्वीरें लेकर रैलियां नहीं निकालते कि भाई वो 4 हमास के आतंकवादी मारे गए, वो ठीक मारे गए, लेकिन ये जो लीडर मारा गया ये गलत मारा गया।
ये कैसा करने में, ये कैसी आलोचना है, ये चलेगा क्या? ये दोहरी बात नहीं चलेगी। अवधेश जी, दोहरी बात देखिए राम मोहन जी, ये बहुत दुनिया के सामने बहुत गंभीर संकट है। भारत में हम भले इसको तूतू मामे को टीवी पर आकर इसकी आलोचना कर दे थोड़े शब्दों में, लेकिन इस समय की परिस्थिति है कि आज जो हमला है वो तो यहूदियों पर है। वो हनुक्का बायदसी आपने दिखाया है कि उत्सव मना रहे हैं, 2000 लोग इकट्ठे थे, वो आए और उन्होंने मार दिया। 7 अक्टूबर 2023 का भी आपने दिखाया, जबकि वो शेमनी अतजेरेत जो होता है वो शरद ऋतु को धन्यवाद देने का उत्सव था, और उस समय आपने देखा था 1200 लोग मारे गए, 240 लोगों को बंधक बनाया गया और 1500 आतंकवादी बाजाबता तैयारी के साथ इजराइल में घुस गए नष्ट करने का। और ये केवल यहां तक सीमित नहीं है ना, मुझे यह बताया जाए कि पिछले 20-25 सालों में पूरी दुनिया में कौन ऐसा प्रमुख देश बचा हुआ है जहां आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं। आप जो सैमुअल पैटी फ्रांस में था, जिसकी 2020 में हत्या हुई, चेचेन का एक लड़का था, उसने प्रचार कर दिया कि इसने तो मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून दिखा दिया है, और उसको स्कूल से बाहर निकाल के सिर काट दिया, चाकू घोंप दिया। बाद में पता चला कि उसने दिखाया ही नहीं है। उसकी तीसरी वार्षिकी पर फिर एक शिक्षक की हत्या हो गई उस स्कूल में कि हम उसको याद नहीं मिटने देना चाहते हैं। कोई पत्रिका शार्लो हेब्दे अगर एक कार्टून बना देती है तो उस पर हमले हो जाते हैं। और इस समय की परिस्थिति यह है कि इजराइल और हमास युद्ध के दौरान यूरोप के देशों ने बाजाबता दुनिया के इस्लामी कट्टरपंथियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जेंजे के नाम पर इंग्लैंड, लंदन में व्यापक विरोध, फ्रांस में व्यापक विरोध, बेल्जियम में विरोध, और यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को मान्यता देने का सम्मेलन बुलाया गया। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने वही मान्यता दे दी। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ऐसे कैसे मान्यता दे देंगे, या तो हमास पहले छोड़े बंधकों को, इजराइल को मान्यता दे। तो इस समय की परिस्थिति ऐसा है कि जब एक आतंकवादी को अमेरिका का राष्ट्रपति जाके हाथ मिला रहे हैं, आपने उसको राष्ट्रपति बना दिया है। एक बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और ये सभ्यता का संघर्ष है। आपके पास आ रहा हूं अवधेश जी, और ये संघर्ष 1500 वर्षों से चल रहा है। भरद्वाज जी, क्या आतंकवाद पर भी, एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया टुडे के एडिटर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप हमें टोक दो। अरे उनकी बात भी थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या टेररिज्म पर FN बट भरद्वाज जी हो सकता है? किंतु परंतु हो सकता है। मैं आ रहा हूं गुलाम सरवर जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले भरद्वाज जी, क्या ये FN बट चलेगा या एक स्वर में एक तरह से बोलना पड़ेगा? भरद्वाज जी बोलिए। आई डोंट थिंक FN बट चल सकता है। अगर टेरर अटैक होता है या कोई टेरर अटैक करने की इंटेंशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। एंड जिस तरह से टेररिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल समस्या है, उस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को भी साथ मिलके इसके साथ फाइट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये कोई मुस्लिम का या ज्यूज का या हिंदू का या किसी और का इशू नहीं है। इस सब से हम सब लोग परेशान हैं और हम सब लोग की जान जा रही है। जब 12 लोगों की जान बंदाए पे गई है, उसमें ज्यूज भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें दूसरे लोग भी थे, 2 पुलिस वालों की भी गोलियां लगी हैं। तो हम सब इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए टेरर में आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते। टेरर को क्रश करना पड़ेगा, टेरर आइडियोलॉजी को क्रश करना पड़ेगा। जो उसके टेरर सिंपैथाइजर्स हैं उनको भी आपको कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा। अनलेस अनटिल आप ये करते हैं, इस तरह के अटैक होते ही रहेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। आप बताइए गुलाम सरवर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था। आप कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म मत देखिए, नहीं देखूंगा, बंद कर दूंगा। लेकिन जो मरने वाले हैं, अगर उनको धर्म देखकर टारगेट किया जाएगा तो फिर यह भी देखना पड़ेगा कि मारने वाला कौन है। बिल्कुल 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 सही सवाल आपने एकदम सवाल सही किया है, और सवाल ऐसा ही होना चाहिए ताकि जवाब भी लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले सिडनी में हुए इस घटना की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस्लाम निर्दोषों पर हथियार उठाने की अनुमति नहीं देता है। अगर वो दुश्मनी करनी है तो ऐलान करके कीजिए, जंग ऐलान करके कीजिए, ये सिद्धांत है। लेकिन आतंकवाद में
जिस तरह से विरोधाभासी बयान है, इससे तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता। आतंकवाद के पोषक और जनक को किसी देश का राष्ट्रपति बना दे और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना दे वो भारत पाक के युद्ध में मध्यस्थता करने लग जाए, वो भारत में नमस्ते और ट्रंप और ये होने लगे, कहीं तो आप खड़े होइएगा। अब चलिए, ये तो दुनिया की बात हो गई। भारत में पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी आतंकवादी घटनाएं घटी है, एक रायबरेली में, एक बुलंदशहर में और एक नवादा में बिहार में। तीनों में मरने वाला मुस्लिम है, धर्म के नाम पर धर्म पूछकर मारा गया, और मारने वाला हिंदू है। ये टेररिस्ट अटैक था, धर्म पूछकर, ये टेररिस्ट अटैक था। हाफिज गुलाम सरवर, आपको टेररिज्म में और क्राइम में अंतर पता नहीं चलता क्या? हाफिज गुलाम सरवर, आपको टेररिज्म में, आप सिडनी की इतनी बड़ी वारदात पर जिक्र कर रहे हैं, आप सिडनी की इतनी बड़ी वारदात पर जिक्र कर रहे हैं, और आप कम्युनल क्लेश को, 2 लोगों के बीच हुए झगड़े को, स्पष्ट नीति बने, 2 लोगों के बीच हुए झगड़े को उससे तुलना कर रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके अंदर क्या है। ये कैसी निंदा है? ये अधूरी निंदा है, ये झूठी निंदा फिर आप कर रहे हैं। ये झूठी निंदा कर रहे हैं, ये झूठी निंदा कर रहे हैं। ये कैसी निंदा करवाया जाता है? ये कैसी निंदा कर रहे हो भाई? तो करें, आप खुद तय कीजिए। क्या निंदा है भाई? परिभाषा क्या है? नहीं, हमारी परिभाषा बताइए, मैं बताता हूँ परिभाषा क्या है। आपको परिभाषा, आपको आतंकवाद की परिभाषा नहीं पता ना? अरे भाई, राम मोहन जी गुलाम सरवर जो है समर्थन कर रहे हैं एक प्रकार से ना, कि आतंकवादी को राष्ट्रपति बना दिया और भारत पाक के प्रधानमनमंत्री ट्रंप से बात कर रहे हैं। कई बार ये तो एक प्रकार से समर्थन हो गया। कई बार मुस्लिम समूह रहा, कई बार बौद्धिस्ट समूह रहा है। अभी नहीं, हिंदू समूह कहाँ रहा है? नहीं, हिंदू समूह कहाँ रहा है? राज्य भाग चुका वहां से, हिंदू समूह कहाँ रहा है? गलत देखिए, यही शैलेंद्र सिंह किया जा रहा है। शैलेंद्र जी, गुलाम भाई कहाँ रहा है? शैलेंद्र सिंह जी, गुलाम भाई और रिजवी साहब, आप दोनों मेरा खून हो, मेरे देश का खून हो, देश के बारे में बात करेंगे। आप एक बात बता दो, प्राइम मिनिस्टर का क्या कनेक्शन है सिडनी के जो आप लोग कोट कर रहे हो? मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं वो अधूरी नहीं है, वो झूठी निंदा है, क्योंकि आप लोग अगर खुलकर नहीं आओगे तो आएगा कौन? क्यों नहीं आप में और मुझ में हिम्मत है? क्यों नहीं आप में और मेरे में हिम्मत है ये बोलने की कि टेररिज्म जहां पर भी हो उसे उस हद तक टेरराइज करो कि हर टेररिस्ट मेरे देश में आने से पहले एक बार नहीं सोचे, 100 बार सोचे। हमें अगर सिडनी के ऊपर पॉलिटिक्स अपने यहां करनी है तो बचा क्या है? आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बता दीजिए, बुलंदशहर अटैक में कौन सा टेररिस्ट इन्वॉल्व है? आप मुझे बताइए, बुलंदशहर में कौन सा टेररिस्ट इन्वॉल्व है? आप क्या बात कर रहे हो? आप सिडनी को, आप पहलगांव को, आप बुलंदशहर से जोड़ रहे हो। ये आपकी निंदा। ये असल में क्या होता है? बात है, ये सोच एक्सपोज होती है। ये गलत बात, ये सोच एक्सपोज होती है, और इसी के खिलाफ देश को लड़ना पड़ेगा, पूरी दुनिया को लड़ना पड़ेगा, पूरी दुनिया को लड़ना पड़ेगा। अगर दो लोगों के बीच में हुए झगड़े को, 2 समुदायों के बीच हुए झगड़े को आप टेररिज्म मानेंगे तो पूरी दुनिया में केवल टेररिज्म ही चल रहा है फिर। और आप उसके पीछे इन आतंकवादियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं जो अपना त्योहार मनाने गए लोगों पर फायरिंग खोल देते, सीधा फायर कर देते, और ये नहीं चलेगा, ये नहीं सुना जाएगा। हिंदू, मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर की तरफ इस वक्त हम चलना चाहते हैं। बड़ी खबर यह है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। उन्हें यह बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुछ देर के बाद नितिन नवीन अपनी बात भी रख सकते हैं। सामने इस वक्त तस्वीरें हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको बधाइयां देने का सिलसिला जारी है। और ये बिहार के पटना दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको बीजेपी की दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार इकाई के नेता इस वक्त मौजूद हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त आपके सामने, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, और एक बड़ी सी ये माला मंगाई गई है। जाहिर बात है बिहार से निकले हैं तो सबसे पहले बिहार के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनको बधाइयां भी दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पटना बीजेपी दफ्तर से इस वक्त लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन युवा नेतृत्व की तरफ अब बीजेपी बढ़ रही है। अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ये तस्वीर क्या कह रही है? नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलना यानी बीजेपी किस तरफ बढ़ चली है? नहीं, लेकिन लाइव है वो। अवधेश जी सुन रहे हैं आप? ये तस्वीरें भी जाहिर है कि देख रहे होंगे।
मुझे बताइए कि नितिन नवीन को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने क्या संकेत दिया है कि बीजेपी किस दिशा में बढ़ चली है? देखिए, इसका सही विश्लेषण तो आने वाले समय में होगा, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बाहर तो छोड़ दीजिए, अंदर भी किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नितिन नवीन, क्योंकि बिहार में भी नितिन नवीन जी की भूमिका कोई नेतृत्वकारी नहीं थी। लेकिन जाहिर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर भविष्य की दृष्टि से एक भाजपा का निर्माण करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा नेतृत्व विकसित हो जो आने वाले कम से कम 2 दशक तक भाजपा का नेतृत्व करे और सेकेंड एवं थर्ड तीनों रैंक के नेता खड़े हों, तो उन्होंने उनको चुना है। उनके विधायक में काम, मंत्री के काम को देखते हुए, विधायक रहते हुए उनकी भूमिका को देखते हुए, और बीच में जो कुछ उनकी जिम्मेवारियां दी गई थी अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान, उसमें उनकी भूमिका देखकर मूल्यांकन करके ये बनाया गया है। तो इस समय चूंकि अभी उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक बहुत बड़ा फलक नहीं सामने आया है जी, तो तात्कालिक रूप से कोई बहुत टिप्पणी करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय पार्टी जरूर है, लेकिन अध्यक्ष अकेले काम नहीं करता है। अध्यक्ष के लिए भी एक बड़ी टीम होती है, पीछे अनेक संगठनों की ताकत होती है, संगठन मंत्री होते हैं केंद्र से लेकर राज्यों तक, सबको मिलाकर के, और पार्टी की नीति होती है सरकार बनाने पर, सबको मिलाकर भूमिका होती है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर के अभी तक देश में कोई निगेटिव या पॉजिटिव धारणा नहीं है, जिसको लेकर के कोई छवि नहीं है कि भैया इनको क्यों ले आए और इनको फलाना ले आए, तो एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो हिंदी भाषी भी है, जो विद्यार्थी परिषद में रहा है, जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी का है, और उसके घर में होने के कारण बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, संघ के बड़े बड़े अधिकारियों का वहां जाना आना रहा है, और उसकी छवि अभी तक बेदाग है। तो वो ऐसे व्यक्ति को लाने का मतलब हुआ कि उस पर अभी तत्काल पार्टी के अंदर भी कोई निगेटिव वातावरण नहीं बनेगा, संगठन परिवार में भी कोई निगेटिव वातावरण नहीं बनेगा, और बहुत अच्छा होगा कि एक नई पीढ़ी का नेता अमित शाह के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में भाजपा का नेता बनकर खड़ा होगा, तो भविष्य की दृष्टि से अच्छा है। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये नितिन नवीन है, और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जाहिर है अब क्या वो कहेंगे उस पर नजर रहेगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो किस तरह से इसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री का ही सुझाया गया ये नाम है, प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना ये नाम नहीं आया है। तो बाकी लीडरशिप किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है और कैसे नितिन नवीन को लिया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH